मैं डॉक्टर के मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इसी कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, लिटरेचर हिंदी, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड खाव का व्याख्या भाग है। परंतु उससे पहले यशोधरा विरह विदग्ध विरहिणी नहीं, वरन वह दायित्व बोध से युक्त एक आदर्श माँ भी है। वह विरह दर्द से पीड़ित ही नहीं है, बल्कि वह एक है कि अपने जो दायित्व बोध है, जो एक फर्ज है, एक ईमानदारी है या जो कर्तव्य है, उनके रूप में भी देखे यशोधरा को तो एक माँ का चरित्र उभर कर सामने आता है। परंतु युग युग से नारी पुरुष की गुड़िया और भोगलास की सुखद सामग्री समझी गई है। समय परिस्थितियों के अनुसार कोई सा भी समय हो, आप कहते हैं कि सृष्टि के 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में यदि नारी को लेकर चरित्र चित्रण किया जाए, नारी के बारे में कुछ संवाद किया जाए, तो आप राम रावण युद्ध को देख लीजिए, चाहे महाभारत के युद्ध को देख लीजिए, और इस क्या कि वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है उसमें भी क्या कि आप कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि नारी क्या कि पुरुष की गुड़िया और भोगविलास की वस्तु समझी गई है। हाँ, समय समय पर हमारी सरकारें आई और क्या कि महिलाओं के लिए, नारियों के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न किया, चाहे नौकरी में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे खुद के व्यापार, खुद के धंधे हो, उनमें क्या क्या अदम्य साहस का परिचय आज की वर्तमान समय में क्या कि महिलाएं, नारियां क्या कि एक अदम्य भूमिका निभा रही है। परंतु आज की नारी जागरण में इसका विश्वास का तीव्र विरोध किया गया। गुप्त जी की नारी वस्तुतः करुणा और वेदना की सजीव मूर्ति है। जो गुप्त जी ने क्या नारी का चित्रण किया है वो करुणा व वेदना की सजीव मूर्ति है, बिल्कुल करुणा और वेदना की सजीव मूर्ति है। सच तो यह है कि कवि ने सर्वत्र नारी जीवन की हाय की कहानी कही है। इनकी नायिका प्रिय के प्रेम में इतनी तन्मय हो जाती है कि उसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहता है, वह विश्व प्रेम में रम जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गुप्त जी की नारी का विश्व प्रेम सैद्धांतिकी कहा जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गुप्त जी की नारी का जो विश्व प्रेम सैद्धांतिकी कहा जाएगा और व्यवहारिक नहीं, क्योंकि विश्व सेवा करने के लिए उसके सामने कोई व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं होता है। क्योंकि विश्व सेवा करने के लिए उसके पास कोई ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं होता जिससे क्या कि वो कुछ कर सके। गुप्त जी के किसी भी ग्रंथ में विश्व प्रेम का व्यवहारिक पक्ष ग्रहण नहीं किया गया। किसी भी पक्ष पर, किसी भी ग्रंथ में विश्व प्रेम का कोई व्यवहारिक पक्ष गुप्त जी के उसमें नहीं किया गया है। वस्तुतः एक कौटुंबिक कवि है, उन्होंने स्वयं कहा है, जाति बड़ी है देश और भी, बड़ा विश्व का क्या कहना, जल में थल में गगन में मैं हूं कौटुंबिक कवि मात्र। जाति बड़ी है, देश और भी, जाति से बड़ी देश और भी कहीं बड़ा है, बड़ा विश्व का क्या कहना, और सबसे बड़ा क्या कि विश्व का, इसके बारे में क्या कहना। और जल में थल में गगन में मैं हूं कौटुंबिक कवि मात्र। मैं जल में थल में गगन में मात्र एक तरह से वसुदेव कौटुंबिक कवि हूं। कवि का विश्वास है कि पारिवारिक जीवन के सुखी रहने पर ही राष्ट्र का कल्याण संभव है। जब हमारा समाज, हमारा परिवार, घर सब एक तरह से क्या कि कुशल रहेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, तभी क्या कि हमारा राष्ट्र का कल्याण संभव हो सकता है, भला हो सकता है, परमार्थ हो सकता है, जनता लोकहित की भावना क्या उभर कर सामने आ सकती है। इसलिए गुप्त जी पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और उसकी समस्याओं को विभिन्न दृष्टियों से देखने की विशेष चेष्टा भी करते हैं।
ऐसा नहीं कि गुप्त जी ने मात्र क्या कि एक राष्ट्रीय कवि का यूं ही दिखावटी मुखौटा प्रस्तुत किया ना, गहराई तक भी क्या एक तरह से गए हैं। इसके साथ ऐसा कहा गया कि अब प्रेमचंद और गुप्त जी का युग नहीं रहा, क्योंकि जहां तक नारी की सेक्स संबंधी समस्या है, इनके आधार पर यशोधरा खरी नहीं उतरती है। क्योंकि जहां तक नारी की सेक्स संबंधी समस्या है, इनके आधार पर यशोधरा खरी नहीं उतरती। यशोधरा को लेकर आक्षेप भी लगाए हैं। गुप्त जी ने नारी की सेक्स संबंधी चिरंतन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। प्रगतिशील साहित्य में क्षुधा और काम को बड़ा महत्व दिया गया है। प्रगतिशील साहित्य में क्षुधा और काम को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज के प्रगतिवादी लेखकों ने सेक्स संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। गुप्त जी ने नारी के विवाहिता जीवन से संबंध रखने वाली समस्याओं और मर्यादाओं पर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने आंचल में दूध होने पर पहले की कहानी छोड़ दी है। अंग्रेजी कवि बर्नार्ड शॉ ने नारी के विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि नारी जीवन का अविवाहित काल अनेक खतरों से घिरा होता है। जो अवैवाहिक जीवन है, अनमेरिड का काल है, वो अनेक खतरों से हुआ है। पर गुप्त जी ने अविवाहितता काल को बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने विवाहिता जीवन को सफल करने का उपाय बताया है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास व प्रेम रखे। सच तो यह है कि गुप्त जी ने नारी की बहुत सी अनेक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। बहुत क्या एक तरह समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। नारी संबंधी विभिन्न रूपों और उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान गुप्त जी के साहित्य में नहीं मिलता है। गुप्त जी की नारी करुणा की मूर्ति, विषाद की प्रतिमा और अनुपम त्याग की देवी है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्या भाग। मैं अबला पर वे तो विश्रुत वीर बलि थे मेरे, मैं इंद्रियाशक्ति पर वे कब थे विषयों के चेहरे। आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हा अपने आंचल में किसने ये श्रृंगार बिखेरे। है नारित्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति विहारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। कठिन शब्दार्थ विश्रुति का प्राय ज्ञान संपन्न या सुप्रसिद्ध। इंद्रिया शक्ति प्राय इंद्रियों का पशवर्ती या विषयों का प्राय सांसारिक सुखभोग। चेहरे का प्राय दास और आई का प्राय अरे या हे। प्रसंग यह अवतरण यशोधरा खंडकाव्य से उद्धृत है। इसमें गुप्त जी ने विरहिणी यशोधरा की मनोवेदना और कर्तव्य निर्वाह आदि को लेकर व्यक्त दृढ़ता आदि का वर्णन किया है। व्याख्या। यशोधरा कहती कि मैं अबला अर्थात कमजोर नारी हूं, परंतु मेरे पति तो सुप्रसिद्ध वीर पराक्रमी थे। मैं सांसारिक वासना से ग्रस्त रही, परंतु वे विषय वासनाओं के वशवर्ती या दास कब थे, अर्थात वे विषयाशक्ति से सर्वथा मुक्त थे। इसी से गृह त्याग कर सके। इसलिए यशोधरा स्वयं से पूछती है कि नारी होने से मैं अर्धांगिनी बनी, परंतु क्या मैं केवल विषय वासना से ही ग्रस्त रही। हाय मेरे सुख में जीवन में किसने आग लगाई, मेरे आंचल में किसने अंगारे बिखेर दिए। नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव है, अर्थात नारी की आसक्ति से मुक्ति पाने वाला ही संसार से विरक्त हो सकता है। आर्यपुत्र ने नारीत्व से मुक्ति पाकर विरक्ति अपनाकर अपने लक्ष्य की परीक्षा दे दी है, परंतु अब मुझे अनासक्त रहने की परीक्षा देनी है। विशेष में नारी को विषयाशक्ति का मूल कारण बताया गया है। पत्नी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का इंद्रिय सुखभोग का भाव बना रहता है, उसे विषय वासना से ग्रस्त बताया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, परिकर अलंकार है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात कि पत्नी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का इंद्रिय सुख भोग का भाव बना रहता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पत्नी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर वगैरह वगैरह, इंद्रिय सुख उपभोग का भाव हमेशा बना रहता है और उसे विषय वासना से ग्रस्त बताया गया है कि नारी को विषय वासना से ग्रसित इसमें राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया है।
परंतु एक महत्वपूर्ण बात और इसमें कि सब कुछ होने के बावजूद भी स्वयं यशोधरा ये कहती है कि नारी होने से मैं अर्धांग नहीं बनी। कहीं भी कोई से भी जैसे मांगलिक काम या शुभ कार्य बिना नारी के संभव नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नारी होगी तभी क्या कि एक तरह से सारे क्या कि घर के बाहर के समाज के काम हो पाएंगे। तो जो नारी की वेदना है, जो एक तरह से क्या कि एक व्यक्ति दृढ़ता आदि का इसमें क्या कि वर्णन किया गया है और बड़ी क्या कि एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।